नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी किसी आम इमारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं सदियों के एक ऐसे मूक गवाह की, जिसने भारतीय इतिहास की पूरी धारा को ही बदलते हुए देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजमेर के प्रसिद्ध अकबर दुर्ग की। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये किला इतना खास क्यों है? भाई, एक छोटे से किले ने पूरे उपमहाद्वीप की नियति कैसे तय कर दी? सच मानिए, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी किले की इन मजबूत दीवारों के भीतर कुछ ऐसी महाकाव्य जैसी युद्ध योजनाएं बनी और सत्ता का ऐसा हस्तांतरण हुआ, जिसने आने वाली कई सदियों का भविष्य ही तय कर दिया। चलिए, इसके इतिहास में गहराई से गोता लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले इस किले की नींव और इसके शुरुआती दौर पर नजर डालते हैं। बात है साल 1570 ईस्वी की। इस छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत किले का निर्माण स्वयं मुगल बादशाह अकबर ने अजमेर में करवाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले की पहचान सिर्फ अकबर दुर्ग तक ही सीमित नहीं रही। इसे कई और बड़े ही दिलचस्प उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे कि इसे अकबर का दौलत खाना कहा गया, यानी शाही खजाना। और साथ ही इसे अकबर की मैगजीन या शस्त्रागार के नाम से भी पुकारा गया। ये अलग अलग नाम ही हमें बता देते हैं कि वक्त के साथ इस एक इमारत ने कितनी अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। अब इस किले से जुड़े अलग अलग साम्राज्यों के उस दिलचस्प सफरनामे पर चलते हैं, जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। इस किले की विरासत का सफर सच में कमाल का है। 1570 में इसकी नींव रखे जाने से लेकर 1576 की ऐतिहासिक सैन्य योजना तक, और फिर 1801 में ब्रिटिश शस्त्रागार में इसके बदलाव से लेकर अंततः 1908 में एक म्यूजियम बनने तक का इसका सफर, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। चलिए साल 1576 ईस्वी की बात करते हैं। महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़े गए उस बेहद प्रसिद्ध और निर्णायक हल्दी घाटी युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपको बता दें कि उस युद्ध की अंतिम योजना और रणनीतियों को इसी अकबर दुर्ग की दीवारों के भीतर अंतिम रूप दिया गया था। जरा सोचिए, उस समय इस किले के अंदर का माहौल कितना तनावपूर्ण रहा होगा। इसके बाद इतिहास का एक और पन्ना पलटता है और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण हमारे सामने आता है। जी हाँ, ये बिल्कुल वही स्थान है जहां ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो और मुगल सम्राट जहांगीर का पहली बार आमना सामना हुआ था। उनका औपचारिक परिचय इसी दुर्ग में हुआ। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसने अनजाने में ही सही भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य की एक बिल्कुल नई पटकथा लिख दी थी। और जानते हैं उस शुरुआती मुलाकात का असर सदियों बाद क्या हुआ? साल आ गया 1801 ईस्वी। समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका था और अंग्रेजों ने इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने इसका स्वरूप ही बदल डाला और इसे अपना मैगजीन यानी शस्त्रागार बना लिया। मतलब, जो कभी मुगलों का बेशकीमती दौलत खाना हुआ करता था, वो अब ब्रिटिश हथियारों का एक भारी भरकम गोदाम बन चुका था। विडंबना देखिए, खजाने की जगह अब गोला बारूद ने ले ली थी। खैर, 20वीं सदी की शुरुआत में एक और बड़ा बदलाव आया। साल 1908 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस किले के गहरे ऐतिहासिक महत्व को पहचाना और उन्होंने इसके अंदर राजपूताना म्यूजियम की स्थापना कर दी। हथियारों और बारूद की जगह अब इतिहास को सहेज कर रखने वाली कलाकृतियों ने ले ली। एक बहुत ही शानदार बदलाव है ना? वास्तुकला या आर्किटेक्चर के नजरिए से भी ये किला कोई कम दिलचस्प नहीं है। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। आपको बता दें कि मुगल बादशाह अकबर ने बहुत ही सोच समझकर इस किले का निर्माण हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैलियों के समन्वय पर आधारित किया था। ये पूरी इमारत इन दोनों अद्भुत वास्तुशिल्प परंपराओं की एक बहुत ही सुंदर और सोची समझी मिलावट का बेहतरीन प्रतीक है। और अगर इसकी बनावट की मजबूती की बात करें, तो ये छोटा सा किला सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल अभेद्य था। इसके चारों कोनों पर लगभग एक जैसी चार विशालकाय और बेहद मजबूत अष्टकोणीय बुर्जें बनी हुई हैं, यानी 8 कोनों वाली बुर्जें। सच कहूं तो यही चारों बुर्जें इस किले को इसकी असली सामरिक ताकत देती थीं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई नीरस सा सैन्य ढांचा नहीं था। वास्तुकला के उस कठोर आवरण के भीतर आज भी आपको बहुत ही सुंदर चित्रकारी और इंडो मुगल पच्चीकारी के भग्नावशेष यानी बचे हुए अंश देखने को मिल जाएंगे।
ये कला का वो बारीक काम है जो हमें बताता है कि उस दौर में सामरिक महत्व के साथ साथ कला और सौंदर्य का भी कितना गहरा ध्यान रखा जाता था। और क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेहतरीन कलाकारी किसकी याद दिलाती है? इन बुर्जों के अंदर की चित्रकारी और पच्चीकारी की सीधी समानता फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध महलों से की जा सकती है। ये स्पष्ट रूप से उस काल की विशिष्ट मुगल स्थापत्य कला के दर्शन कराता है। तो इतने लंबे और उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद आखिर इस किले की विरासत हमें क्या सिखाती है? समय के साथ इस इमारत की नियति कैसे कैसे बदलती गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, जो इमारत एक शक्तिशाली मुगल सम्राट के शाही खजाने या दौलत खाने के रूप में शुरू हुई, वो विडंबना देखिए कि आगे चलकर ब्रिटिश हथियारों का डिपो बन गई। और फिर अंत में वही इमारत हमारे साझा इतिहास की रक्षक यानी एक राजपूताना म्यूजियम में तब्दील हो गई। और यही बात हमें आज के इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे विचारणीय प्रश्न पर लाकर खड़ा कर देती है। कैसे एक इमारत जो मुगल बादशाह की दौलत के लिए बनी थी, वो पहले ब्रिटिश हथियारों की पहरेदार बनती है और फिर अंततः हम सभी के साझा इतिहास की रक्षक बन जाती है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये अपने निशान छोड़ते हुए बेहद अप्रत्याशित और दिलचस्प मोड़ लेता रहता है। और अजमेर का अकबर दुर्ग इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक ढांचे को समझने का यह सफर आपके लिए बेहद दिलचस्प रहा होगा।